बच्चों, कैसे आप सभी। आज का जो लेक्चर है वो लेक्चर 3 है फ्रॉम द चैप्टर एनपीओ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इस लेक्चर में आज हम पढ़ेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के बारे में कि कैसे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में कौन कौन सी टर्म्स को आप इंक्लूड करोगे, किस टाइप से इसका फॉर्मेट बनाया जाता है, वो सभी चीज़ें हम यहाँ पे आज के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। इनकम एंड एक्सपेंडिचर जो अकाउंट होता है, ठीक है, तो जो आपको हम जैसे क्योंकि एनपीओ पढ़ रहे हैं तो सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जो एनपीओ होता है, नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, उसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। मीन्स एनपीओ का कोई भी मोटिव ऐसा नहीं होता है या उद्देश्य ऐसा नहीं होता है कि उसे प्रॉफिट गेन करना है। उनका मेन मोटिव होता है समाज की भलाई करना। ठीक है, तो क्योंकि अभी तक हम आपने 11th क्लास में जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा था वो सारे प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड स्टेटमेंट थे, जिसमें हम बनाते थे ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। ठीक है, तो अगर आप लोगों को याद होगा तो हम एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें हम एक साइड सारे एक्सपेंसेस लिखते थे और दूसरी साइड लिखते थे रेवेन्यूज। ठीक है, तो जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता था उससे हम एग्जैक्ट उस फर्म का नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैलकुलेट करते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा फर्म में चेंज हो गया, यहाँ पे हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए नहीं बना रहे, हम यहाँ पे बना रहे हैं अकाउंट्स नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो अगर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो जो उसका प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट हो जाएगा उसको भी हमने उसके नाम को चेंज करके उसका नाम क्या रख दिया है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। जैसे हम प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे, लेकिन जब एनपीओ की बात आती है तो एनपीओ की कंडीशन में हम उसकी जगह एक अकाउंट बनाते हैं जिसको बोला जाता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इट्स जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, तो जो नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उसका मेन पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट नहीं गेन कर, आर नॉट सेट अप फॉर द पर्पस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, दैट्स देयरफॉर दे नॉट प्रिपेयर। कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं बनाते, वो क्या बनाते हैं, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड कुछ टर्म्स बताऊंगी मैं आपको कि जो हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाते हैं उसमें किस किस टाइप से आपको कौन कौन सी टर्म्स को लिखना है। ठीक है, तो जो आपका इनकम और गेन जो होती है, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में एक साइड लिखते थे अपने एक्सपेंसेस और दूसरी साइड लिखते थे रेवेन्यूज, तो उसी तरह जो आपका नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन में आपकी दो साइड्स होती हैं, एक होती है डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। कौन कौन सी साइड होती है, एक होती है आपकी डेबिट साइड और दूसरी होती है क्रेडिट साइड। तो जैसे हम डेबिट साइड में सारे एक्सपेंडिचर एक्सपेंसेस लिखे जाते हैं और क्रेडिट साइड हम सारे इनकम्स लिखते हैं। ठीक है, तो जो भी इनकम्स होती हैं एनपीओ की सिचुएशन में हम कौन से अकाउंट बना रहे हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो जितने भी इनकम्स हैं या गेन्स हैं उनको हम क्रेडिट साइड लिखते हैं। जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रेवेन्यूज को लिखते थे, तो इन जितनी भी इनकम्स होंगी, गेन होगी, इसको भी हम क्रेडिट साइड ही लिखेंगे। और जितने भी खर्चे होंगे या एक्सपेंसेस होंगे उन्हें हम कहाँ लिखेंगे, डेबिट साइड इज जस्ट लाइक अ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर ऑन एक्रूअल बेसिस। जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर, अभी तक हमने पिछले लेक्चर में रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के बारे में पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था जो रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट होता है वो जस्ट कैश अकाउंट की तरह या कैश बुक की तरह होता है, जिसमें सभी ट्रांजेक्शन कैश रिसीप्ट और कैश पेमेंट से रिलेटेड होती हैं। और कैश उस अकाउंट में हम सभी टर्म्स को कैपिटल नेचर, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर, सभी को हम इन चारों कंसेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं। कैपिटल नेचर की हो चाहे रेवेन्यू नेचर की, उन सभी टर्म्स को हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड करते हैं। लेकिन जब बात होती है एनपीओ की, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट की, तो इसमें हम उन्हीं टर्म्स को लेंगे जो रेवेन्यू नेचर की होती है। जस्ट ठीक है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर और प्रिपेयर्ड ऑन एक्रूअल बेसिस। और रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स तो आप लोगे, लेकिन इसमें जो भी ट्रांजेक्शन्स आप रिकॉर्ड करोगे वो एक्रूअल बेसिस। एक्रूअल बेसिस अगर आप सभी को 11th क्लास का कंसेप्ट याद हो तो एक्रूअल बेसिस क्या होता है कि हम यहाँ पे जितनी भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड करेंगे, तो चाहे वो आउटस्टैंडिंग है, प्रीपेड है, एडवांस है, तो उनको एडजस्ट किया जाएगा एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग, उन्हें एडजस्ट किया जाएगा करंट ईयर से रिलेटेड। ठीक है,
तो रेवेन्यू एक्सपेंसेस फॉर द अकाउंटिंग पीरियड आर टेकन वेदर दे हैव बीन पेड और नॉट। जितने भी रेवेन्यू एक्सपेंसेस में, रेवेन्यू एक्सपेंसेस का मीनिंग है रेवेन्यू एक्सपेंसेस जो होंगे, ठीक है, कैपिटल नहीं, रेवेन्यू एक्सपेंसेस, ठीक है, फॉर द अकाउंटिंग पीरियड टेकन, सभी को आपको लेना है। अकाउंटिंग पीरियड का मीनिंग है यहाँ पे करंट ईयर से, उन सभी को आपको लेना है, चाहे वो पे की गई हो चाहे ना की गई, चाहे आउटस्टैंडिंग है, चाहे प्रीपेड है, चाहे एडवांस है। अगर करंट ईयर से रिलेटेड है तो आपको उसको एडजस्टमेंट एक्रूअल बेसिस के अकॉर्डिंग करनी है। जैसे आप 11th क्लास में हम लोग करते थे ना, कोई सैलरी अगर आउटस्टैंडिंग हो जाती थी या प्रीपेड हो जाती थी तो उसको हम ऐड या माइनस करते थे, उसी तरह आपको यहाँ पे उन सभी टर्म्स को एडजस्ट करना है इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में, ठीक है। उसी तरह जितनी भी रेवेन्यू इनकम्स होती हैं, ठीक है, फॉर द उसी अकाउंटिंग पीरियड से रिलेटेड उन सभी को लेना है, चाहे वो रिसीव हुई हो चाहे वो रिसीव ना हुई हो, ठीक है। उसके बाद आते हैं ओनली रेवेन्यू इनकम्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंसेस टेकन इन द, ये मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है तो इसमें हम सिर्फ रेवेन्यू इनकम और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही लेते हैं। कैपिटल रिसीप्ट्स या कैपिटल एक्सपेंडिचर को इसमें इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो जितनी भी ट्रांजेक्शन या जितने भी कंसेप्ट या टर्म्स आप लोगे इस अकाउंट में वो रेवेन्यू एक्सपेंस होनी चाहिए, रेवेन्यू इनकम होनी चाहिए, ठीक है। तो जैसे अब एक और टर्म आ जाती है नॉन कैश एक्सपेंसेस। कई ऐसे खर्चे भी होते हैं जो नॉन कैश होते हैं, जैसे डेप्रिसिएशन है, एक ऐसा खर्चा है जो नॉन कैश है, ठीक है। उसको भी आपको अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट में शो करना है, उसको दिखाना है। अकाउंटेंट में सच एज डेप्रिसिएशन और अकाउंटेंट उसको भी कैलकुलेट किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक तरीके से नॉन कैश है, कैश तो है नहीं है, तो इसको भी आप वैसे ही कैलकुलेट करोगे जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में शो करते थे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम्स। कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड कैपिटल इनकम्स मैं बता चुकी हूँ कि जितने हमारा, क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने जा रहे हैं हम, इसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और कैपिटल इनकम को इंक्लूड नहीं करेंगे। रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम रेवेन्यू, कैपिटल टर्म्स, एक्सपेंडिचर, इनकम, कैपिटल रिसीप्ट्स में सभी को इंक्लूड करते हैं, चारों कंसेप्ट्स को इंक्लूड करते हैं। लेकिन जो हमारा इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है उसमें हम सिर्फ रेवेन्यू नेचर की ट्रांजेक्शन्स को ही रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट हैव एनी ओपनिंग बैलेंस। जैसे हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में स्टार्टिंग में, अगर बच्चों को सभी को याद हो, हम कर चुके हैं क्वेश्चन, हम स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस लिखते हैं कैश और बैंक का, ठीक है। लेकिन इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ऐसा कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस आपको कैलकुलेट नहीं करना है। आपको यहाँ पे कैलकुलेशन कैसे करनी है, जो डेबिट साइड का आपका टोटल होगा, जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में करते थे ना, डेबिट साइड का टोटल करते थे, क्रेडिट साइड का टोटल करते थे। अगर क्रेडिट साइड एक्सेस आती थी तो हमें नेट प्रॉफिट होता था प्रॉफिट एंड लॉस में, और अगर डेबिट साइड एक्सेस होती थी और क्रेडिट साइड कम होती थी तो हमें नेट लॉस होता था। इस वाले इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आपको ऐसे ही कैलकुलेशन करनी है। आपको क्या करना है, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड के इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट दोनों के ही बैलेंस का क्या करना है, टोटल करना है आपको, ठीक है। तो जो भी उसका डिफरेंस आएगा वो या तो सरप्लस उसको काउंट किया जाएगा या डेफिशिट काउंट किया जाएगा, ठीक है। तो सरप्लस कब होगा, जो भी सरप्लस मीन्स जो भी डिफरेंस आएगा, जैसे अगर क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड क्या है, कम है, तो हमें सरप्लस होगा। और अगर डेबिट साइड एक्सेस है, क्रेडिट साइड कम है, तो जो भी बैलेंसिंग फिगर आएगी उसे क्या बोला जाएगा, डेफिशिट, ठीक है। तो सरप्लस एक तरीके से हम प्रॉफिट मान के चलते हैं, और डेफिशिट का मीनिंग क्या होता है, कमी, और सरप्लस मीन्स जो हमारे पास पैसा बच रहा है, ठीक है। तो जो भी सरप्लस होगा उसको आपको कैपिटल फंड में ऐड कर देना है, बैलेंस शीट में जाके। बैलेंस शीट भी आगे हम प्रिपेयर करेंगे, बैलेंस शीट में जाके जो भी कैपिटल फंड का बैलेंस होगा उसमें आपको उसको ऐड कर देना है, ठीक है। उसी तरह डेफिशिट को क्या करना है, क्योंकि कमी है, इसको आपको कैपिटल फंड में से बैलेंस शीट में जाके माइनस कर देना है, ठीक है। सरप्लस को ऐड कर देना है और जो डेफिशिट आएगा बैलेंस उसको कैपिटल फंड से क्या कर देना है आपको, माइनस। चैप्टर थोड़ा सा टफ है, लेकिन अगर हम ध्यान से स्टेप बाय स्टेप हर एक कंसेप्ट को समझेंगे तो बहुत ही इजीली ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा सभी बच्चों को, ठीक है।
अब यहाँ पे मैं बता चुकी हूँ कि जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है, जैसे हम रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट कर चुके हैं, तो मैंने आपको बताया था रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में हम कैश टर्म्स को सभी को इंक्लूड करते हैं, कैश रिसीप्ट्स और कैश पेमेंट को इंक्लूड करते हैं, चाहे प्रीवियस ईयर की हो, चाहे करंट ईयर की हो, चाहे नेक्स्ट ईयर की हो, सभी को इंक्लूड करते हैं। बस हमारे पास कैश आना चाहिए तो हम उसे अपने रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में इंक्लूड कर देंगे। अगर कैश पे कर रहे हैं, चाहे अगले साल का है, पिछले साल का है, नेक्स्ट ईयर का है, करंट ईयर का, अगर पे हो रहा है तो उसे पेमेंट कर दो। लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट है, ठीक है, यहाँ पे आपको एक चीज ध्यान रखनी है, इसमें वही टर्म्स आपकी ली जाएंगी जो करंट ईयर, जो साल जिस ईयर का आप अकाउंट बना रहे हो उसी साल से रिलेटेड, करंट ईयर से रिलेटेड सभी रेवेन्यू इनकम्स और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को लिया जाएगा। ठीक है, अब 4 कंसेप्ट सभी को समझ में आ जाने चाहिए। कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं। 2 टाइप की रिसीप्ट्स होती हैं, कैपिटल रिसीप्ट्स और रेवेन्यू रिसीप्ट्स। ठीक है, तो इन दोनों को ही कहाँ लिया जाता है, अगर मैं बात करूं तो इसको कहाँ लिया जाता है, रिसीप्ट एंड पेमेंट अकाउंट में। अगर दोनों की बात, कैपिटल रिसीप्ट और रेवेन्यू रिसीप्ट दोनों को ही रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में लिया जाता है। लेकिन जो आपका रेवेन्यू रिसीप्ट है ये कहाँ लिया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, समझ में आ रहा है सभी को। तो हम अभी तक क्या काम कर रहे थे, जितनी भी कैपिटल रिसीप्ट्स होती हैं या जितनी भी रेवेन्यू रिसीप्ट्स होती हैं, आपका रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में दोनों को ही लिया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ टर्म्स की बात हो रही है जो मेन है, वही हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला है लाइफ मेंबरशिप फीस। लाइफ मेंबरशिप फीस क्या होता है, ये एक तरीके की कैपिटल रिसीप्ट है। जब भी कोई एनजीओ या फिर नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन होता है या क्लब होता है जो जिनका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। ठीक है, तो अगर उसको एस्टेब्लिश किया जाता है, तो अब जैसे इसका मेन मोटिव क्या होता है, सोशल वेलफेयर। अगर हम दूसरों की भलाई के लिए काम कर रहे हैं तो पैसा कहाँ से आएगा, कैसे भलाई की जाएगी। तो यहाँ पे अब जैसे मान के चल रहे हैं, हम एक एनजीओ चला रहे हैं, लेकिन उस एनजीओ को चलाने के लिए पैसा भी तो चाहिए। वो पैसा कहाँ से आएगा, तो उस एनजीओ के या उस क्लब के या उस नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशन के जो भी मेंबर्स होते हैं, या मीन्स आप बोल सकते हो उसका एक मेंबर बनने के लिए एक फीस देनी पड़ती है। अब जैसे मुझे किसी क्लब का मेंबर बनना है, तो वो बोलेंगे अगर आपको लाइफ टाइम मेंबर बनना है तो आपको 5000 पे करने पड़ेंगे मेंबर बनने के लिए। लाइफ टाइम मीन्स लाइफ टाइम मेंबरशिप फीस जैसे आपको पे, अगर आपको मेंबर बनना है लाइफ के लिए, पूरी लाइफ के लिए, तो आपको 5000 या 10,000 जो भी उनकी फ़ी है वो आपको पे करनी पड़ेगी। तो उस टाइप की फ़ीस को क्या बोला जाता है, लाइफ मेंबरशिप फ़ीस। उसकी उस क्लब के या उस एनजीओ के या उस एनपीओ के जो भी मेंबर्स होंगे उन सभी को लाइफ मेंबरशिप फीस देनी पड़ेगी उसका लाइफ टाइम मेंबर बनने के लिए। ठीक है, तो उससे पैसा आ गया। उसके बाद लेगेसीज क्या होती है, कई बार क्या होता है कोई आप बोल सकते हो कि जायदाद बोल सकते हो आप लेगेसीज को। कई बार क्या होता है कुछ लोग, अगर किसी की डेथ हो जाती है अचानक, या पहले ही अपनी वसीयत लिख के चले जाते हैं कि मेरे मरने के बाद ये मेरी पूरी जायदाद इस ट्रस्ट को चली जाए या इस एनजीओ को दान हो जाए। ठीक है, तो उसको क्या बोला जाता है, कोई लेगेसी मरने के बाद पहले लिख के विल चला गया है अपनी कि ये पूरी जायदाद इस एनजीओ को दान हो जाए, इनके भलाई के लिए होना चाहिए ये सारा मेरा प्रॉपर्टी, तो उसको क्या बोला जाता है, लेगेसीज। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं स्पेसिफिक डोनेशन। कई बार क्या होता है जो एनजीओज होते हैं उनको कई बार कुछ ऐसे दान भी मिलते हैं जो किसी स्पेशल काम के लिए कोई बाहर वाला पर्सन दे के चला जाए। मेंबर नहीं देगा, यहाँ पे कोई और पर्सन दे के, क्या कोई किसी ने दान किया कि हम बच्चों की पढ़ाई के लिए कुछ पैसा खर्च करना चाहते हैं तो आप उसी में इसको यूज करोगे, तो उस टाइप का डोनेशन क्या कहलाएगा, स्पेसिफिक डोनेशन। या फिर क्या हमें ब्लड डोनेशन कैंप लगवाने हैं, उसी के लिए वो खर्चा होना चाहिए, तो यहाँ पे स्पेसिफिक डोनेशन उसका हो गया। ठीक है, तो वो भी किसका हो गया, एक तरीके की कैपिटल रिसीप्ट होगी। अब कोई एसेट सेल करी है, उससे पैसा आ रहा है, तो किस टाइप की रिसीप्ट हुई, कैपिटल रिसीप्ट। क्लियर है सभी को, ये मेन कंसेप्ट से। अब आगे चलते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट। अब जनरल डोनेशन मीन्स किसी ने कुछ 100 रुपये दान कर दिए, कुछ 200 रुपये दान कर दिए या 500 रुपये दान कर दिए, तो इस टाइप का जो दान होता है वो जनरल डोनेशन में काउंट होता है। ठीक है, तो एक तरीके की रेवेन्यू रिसीप्ट। सब्सक्रिप्शन क्या होता है,
अब सब्सक्रिप्शन ये होता है एक तरीके से, क्या बोलते हैं हम, चंदे को बोलते हैं, कि जो भी उसके मेंबर्स बने होते हैं वो कुछ ना कुछ टाइम टू टाइम उस एनजीओ में कुछ ना कुछ सब्सक्रिप्शन दे। जैसे कोई जो मेंबर बने हुए हैं मंथली 100 रुपये दे दिए, सब्सक्रिप्शन मीन्स जो भी उसके मेंबर, लाइफ मेंबरशिप फीस ऑलरेडी दे रखी, लेकिन कुछ सब्सक्रिप्शन भी दे दे, जैसे कि आपको ईयरली 500 देने हैं सभी को, तो एक तरीके से सब्सक्रिप्शन काउंट हो गया। या फिर मंथली है तो जो उसके मेंबर्स को सब्सक्रिप्शन दे रहे हैं तो वो रेवेन्यू रिसीव्ड्स में काउंट होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाओ रेंट रिसीव्ड, कोई किराया वसूल किया गया है वो भी आपका रेवेन्यू, इंटरेस्ट रिसीव हो वो भी आपका क्या होगा, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, पुराने रद्दी अखबार थे उनको बेचा, उससे जो पैसा आया वो भी क्या होगा, रेवेन्यू रिसीव्ड्स। क्लियर हो रहा है सभी को? तो ये टाइप की टर्म्स थी आपकी कैपिटल रिसीव्ड्स और रेवेन्यू रिसीव्ड्स। तो आप ध्यान रख लो, जो आपका रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट होता है उसमें हम कैपिटल रिसीव्ड और रेवेन्यू रिसीव्ड दोनों को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, लेकिन जो आपका इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट होता है इसमें सिर्फ हम रेवेन्यू रिसीव्ड को ही इंक्लूड करते हैं। ठीक है, अब चलते हैं, अगला है हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर। और भी टर्म्स हैं जो मेन है, हमने वही लिए हैं। कैपिटल एक्सपेंडिचर परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, कोई फिक्स एसेट परचेज की गई है तो खर्चा ही हो रहा है, ये तो सभी को पता है, हम 11 से पढ़ते आ रहे हैं। तो फिक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर, किसी बिल्डिंग को कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, बनाया जा रहा है, उस बिल्डिंग को बनाने में जो खर्चा हो रहा है वो भी किस टाइप का एक्सपेंडिचर है, कैपिटल एक्सपेंडिचर है। तो ये वाली टर्म भी आपकी दोनों कहाँ आएंगी, रिसीव्ड एंड पेमेंट में आएंगी। लेकिन जो आपका रेवेन्यू पेमेंट है वो किस में आएगी, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में काउंट होगी। ठीक है, क्लियर है? अब आते हैं रेवेन्यू पेमेंट, जैसे कोई सैलरी पे की जाए। अब जब हम एनजीओ चला रहे हैं तो कुछ एम्प्लॉयज़ को भी रखेंगे ना अकाउंट्स चेक करने के लिए, या जिस भी बिल्डिंग में वो एनजीओ चलाया जा रहा है या एनपीओ चलाया जा रहा है उसका रेंट है, टैक्स पे कर रहे हैं, कुछ प्रिंटिंग और स्टेशनरी, कुछ ऐसी बुक्स वगैरह पब्लिश कर रहे हैं ताकि उससे हमारा फ़ायदा हो सके, तो उसमें जो खर्चा आ रहा है। ऑनोरेरियम क्या होता है, कई बार जो भी एनजीओज होती हैं या एनपीओज होती हैं वो अपने किसी गेस्ट को इनवाइट करती हैं कि स्पेशल ओकेजन पे, जैसे कि उन्होंने, जैसे अनाथ आश्रम है, बच्चों के लिए कोई अनाथ आश्रम है, ठीक है, उस अनाथ आश्रम में बच्चों को कुछ स्पीच सुनवाने के लिए, या किसी को जैसे बता देते हैं कि ऐश्वर्या राय को बुलाया जा रहा है और ऐश्वर्या राय को ऑनर करने के लिए, सम्मान देने के लिए उसे कुछ पैसे दिए जा रहे हैं या कुछ गिफ्ट दिया जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, आपका ऑनोरेरियम। ठीक है, क्लियर है सभी को? ऑनोरेरियम कहलाएगा। ठीक है, तो एक तरीके से ऑनोरेरियम किसी को ऑनर करने के लिए, किसी को सम्मान देने के लिए जो खर्चा किया जाता है एनपीओ की तरफ से, वो ऑनोरेरियम कहलाए। वो एक तरीके का रेवेन्यू पेमेंट होता है, रेवेन्यू एक्सपेंस होता है। ठीक है, तो ये टर्म्स थी, तो याद रहेगा सभी को, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दोनों ही रिसीव्ड और पेमेंट अकाउंट में आती हैं, लेकिन जो आपका रेवेन्यू पेमेंट है वो सिर्फ इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ही आता है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फॉर्मेट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कि क्या फॉर्मेट होता है, हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे प्रिपेयर करते हैं। तो जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते थे जिसमें 2 साइड्स होती थी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, तो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी 2 साइड्स होंगी, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। तो एक डेबिट साइड जो आपके एक्सपेंडिचर्स आएंगे और क्रेडिट साइड आपकी क्या आएंगी, इनकम्स आएंगी। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगी आपकी अमाउंट। ठीक है, तो सबसे पहली टर्म है सैलरी। तो क्योंकि यहाँ पे हम करंट ईयर से रिलेटेड ही सारी रेवेन्यू रिसीव्स को, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स को ले रहे हैं, खर्चे को ले रहे हैं, तो जो भी सैलरी पे की जा रही है तो उसमें आपको क्या ऐड करना है, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर लेस आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि आपको इसकी ट्रीटमेंट या इसको कैसे कैलकुलेट करना है और कैसे यहाँ पे एक्सपेंडिचर अकाउंट में एडजस्ट करना है। ठीक है, तो जब भी आप सैलरी, अगर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन है, आउटस्टैंडिंग है एट द एंड और आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग है, तो उसको आप क्या, आउटस्टैंडिंग एंड का है तो ऐड कर दो, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का है तो लेस कर दो। ठीक है, रेंट, कोई किराया है, इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया गया तो वो भी लेना है, अगर प्रीपेड है, ठीक है, प्रीपेड को आपको क्या कर देना है, लेस कर देना है। ऑडिट फीस आ गई, हमने अपने अकाउंट्स को कुछ चेक करवाया तो उसकी ऑडिट फीस हो गई। ऑनोरेरियम एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, प्रिंटिंग और स्टेशनरी, टेलीफोन एक्सपेंसेस, रिपेयर्स, ये सभी बच्चे, क्योंकि हम ऑलरेडी अब
सभी बच्चों ने 11th करी है और उनको जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट था उसकी सभी टर्म्स एक्चुअल में सभी को याद हैं, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको कि क्या क्या टर्म्स आपको लेनी है। डेप्रिशिएशन नॉन कैश आइटम है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट सेल हो रही है उस पर कोई लॉस हो रहा है तो वो भी आपको लेना है। स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, पुराना सामान कोई था उसको हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, तो वो भी क्या आ जाएगा, स्पोर्ट्स मटेरियल यूज्ड, वो भी क्या आ जाएगा आपका एक तरीके का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाते हैं सब्सक्रिप्शन होता है, जैसे हमने बात करी थी सब्सक्रिप्शन जो चंदा दे रहे हैं, मेंबर्स दे रहे हैं, तो सब्सक्रिप्शन की एक अलग लेक्चर होगा स्पेशली सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताऊंगी कि सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड जितनी भी एडजस्टमेंट्स होंगी वो कैसे एडजस्ट करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन में आउटस्टैंडिंग होगा एट दी सब्सक्रिप्शन मीन्स अगर सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड कोई भी टर्म गिवन है, आउटस्टैंडिंग है, तो उसका जो एंड होगा उसको आपको ऐड कर देना। अगर एडवांस है बिगनिंग का तो उसे भी ऐड कर देना। उसी तरह आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग तो उसे लेस करना है, और अगर एडवांस एट द एंड तो उसे भी लेस करना है, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में किसी स्पेशल लेक्चर में पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद एंट्रेंस फीस वो भी हमारे लिए, एंट्रेंस फीस वो होती है जो भी मेंबर हुए थे, अगर उन्हें मेंबर बनना है तो उन्हें कुछ फी देनी पड़ती है एनपीओ को, तो वो एंट्रेंस फीस हमारे लिए एक तरीके से इनकम होती है। जनरल डोनेशन, किसी ने अचानक 100 या 500 रुपये दे दिए तो जनरल डोनेशन। लीगेसी डोनेशन जनरल, किसी ने अपनी संपत्ति दान करी है और संपत्ति दान करी, बहुत ज़्यादा बड़ी संपत्ति नहीं करी है दान, जनरल पर्पस के लिए करी है, तो वो भी क्या होगी, एज ए इनकम काउंट होगी, रेवेन्यू इनकम काउंट होगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उससे पैसा जो आया वो भी। रेंट हो गया। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, कोई फिक्स एसेट सेल करी, जैसे लॉस हुआ तो डेबिट साइड और प्रॉफिट हो रहा है तो क्रेडिट। सन्ड्री रिसीप्ट्स अगर हो रही हैं तो वो भी। अब जैसे हम प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करते थे, हम इनकम को पहले ऐड करते थे, सभी का टोटल करते थे, फिर एक्सपेंडिचर का टोटल करते थे। तो अगर आपकी क्रेडिट साइड एक्सेस है और डेबिट साइड कम है तो हमारे पास जो डिफरेंस आएगा वो क्या कहलाएगा, एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर इज कॉल्ड सरप्लस। तो आप इस साइड लिखोगे। लेकिन अगर डेफिशिट कब होगा, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम इज कॉल्ड डेफिशिट, तो आप क्रेडिट साइड लिखोगे, ठीक है, बिकॉज वी गॉट लॉस, या कमी आई है तो उसको आपको लॉस नहीं लिखना, आपको लिखना है वर्ड डेफिशिट, ठीक है। और वैसे ही यहाँ पे एक टोटल लिख देना है यहाँ पे, ठीक है। तो ये था आपका फॉर्मेट इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट से रिलेटेड। In next lecture we will solve a numerical question related to the income and expenditure account, ताकि थोड़ा बहुत जो मेन कंसेप्ट्स हैं वो आपको अच्छे से समझ में आ जाए। हम एक इसके नेक्स्ट लेक्चर में इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक आप लोगों को क्या काम करना है, आपको जो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट का फॉर्मेट है उसकी जो टर्म्स हैं वो अच्छे से कई बच्चों को नहीं लर्न हो पाती, तो आपको थोड़ा सा माइंड में ये टर्म्स बैठानी पड़ेंगी, कौन कौन सी आपकी टर्म्स हैं जो आपकी इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में आती हैं और कौन सी टर्म्स हैं आपकी रिसीप्ट और पेमेंट अकाउंट में आती हैं, ठीक है। सभी बच्चों को क्लियर हो रहा है? आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। टिल देन बाय, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच।